जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है, लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर शायद ही कभी आएगी। ये एक ऐसी कहानी है जो सीमाओं की कल्पना से परे, छल प्रपंच से भरी और उस महान साहस की है जिसने हमारे राष्ट्र की रक्षा की। तारीख थी 3 जनवरी 2026। जब पूरा देश नए साल की शुरुआत में व्यस्त था, एक खतरनाक साजिश के तार धीरे धीरे बुने जा रहे थे, जिसका अंतिम लक्ष्य था 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन इंडिया गेट पर एक ऐसा धमाका करना जिससे पूरा राष्ट्र सदमे में आ जाए। और इस साजिश में शामिल थे 2 देश, चीन और पाकिस्तान, जिन्होंने मिलकर एक ऐसा जाल बुनने की कोशिश की जो शायद उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम आपको वह पूरी सच्चाई बताएंगे जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसी जरूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। पूरी कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से। खुफिया एजेंसियों को कुछ अटपटे संकेत मिलने शुरू हुए। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी गुट जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के कुछ शीर्ष कमांडर अचानक गायब हो गए थे। उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी। शुरुआत में लगा कि शायद इंटरनल क्लैश या छिपकर कोई नई योजना बना रहे हैं, लेकिन फिर भारतीय सीमा के पार तिब्बत में एक अलग तरह की हलचल थी। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने अचानक लद्दाख में एक बड़े पैमाने का शीतकालीन युद्धाभ्यास घोषित किया। यह कोई सामान्य अभ्यास नहीं था। इसमें हजारों सैनिक, सैकड़ों टैंक और यहां तक कि उनके नए J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स भी शामिल थे। मीडिया को बताया गया कि यह सिर्फ एक प्रशिक्षण अभ्यास है, ताकत का प्रदर्शन है, लेकिन असलियत कुछ और थी। यह एक विशाल पर्दा था, एक भारी भरकम झूठ था। इसी समय अरब सागर में चीन और पाकिस्तान की नौसेनाएं एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में व्यस्त थीं, जिसका नाम था सी गार्डियन 2025। दोनों ओर से जमीन और समुद्र पर इतनी बड़ी फौजी तैयारियां देखकर भारतीय सैन्य बल और खुफिया एजेंसियों का पूरा ध्यान स्वाभाविक रूप से इन खुले खतरों पर केंद्रित हो गया। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो और NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की सारी ऊर्जा इन युद्धाभ्यासों पर नजर रखने, उनकी रणनीति समझने और संभावित आक्रमण के रास्तों का अनुमान लगाने में लग गई। यही तो चीन और पाकिस्तान चाहते थे। उनका असल मकसद भारत का ध्यान भटकाना था। जब सबकी नजरें उत्तर में लद्दाख की बर्फीली चोटियों और दक्षिण में अरब सागर के पानी पर टिकी थीं, तब असली खेल बिल्कुल अलग जगह पर खेला जा रहा था। 2 जनवरी 2026 की रात एक महत्वपूर्ण सूचना मिली। नेपाल और भूटान की सीमा से लगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस ELI-NAT स्टेशनों ने कुछ अजीब रेडियो ट्रांसमिशन पकड़े। ये संदेश एन्क्रिप्टेड थे, लेकिन उनके पैटर्न और फ्रीक्वेंसी पाकिस्तान के ISI और चीनी PLA की मिलिट्री इंटेलिजेंस के बीच होने वाले संचार से मिलते जुलते थे। यह संचार सीधे लद्दाख या सी क्षेत्र के बजाय मध्य भारत की ओर इशारा कर रहा था। यह पहला बड़ा क्लू था। उसी रात दिल्ली में एक अंडरकवर एजेंट ने, जो पाकिस्तानी ISI द्वारा संचालित एक हवाला रैकेट की निगरानी कर रहा था, को पता चला कि अचानक बहुत बड़ी रकम, करोड़ों रुपए, कुछ बंगाली और नेपाली संदिग्धों के खातों में ट्रांसफर की गई है। यह पैसा सीधे कराची और ग्वांगजू के बैंकों से आया था। इन दोनों टुकड़ों को जोड़ते ही एक डरावनी तस्वीर उभरने लगी। यह पैसा के लिए कोई सामान्य सीमा पार घुसपैठ नहीं थी। यह बहुत बड़ा, बहुत गहरा ऑपरेशन था। 3 जनवरी 2026 की सुबह तड़के 4 बजे दिल्ली में एक गुप्त स्थान पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इसमें रॉ के चीफ, IB के डायरेक्टर, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि शामिल थे। उनके सामने सभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स रखी गईं। पैटर्न साफ था। चीन लद्दाख और समुद्र में युद्धाभ्यास का बहाना बनाकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ के लिए एक सुरक्षित कॉरिडोर बना रहा था। यह कॉरिडोर नेपाल और भूटान की पोरस बॉर्डर्स के जरिए था, जहां नजर कम थी। चीनी एजेंट्स PLA की यूनिफॉर्म में बॉर्डर पर तैनात थे और उनकी ड्यूटी थी कि वे इन आतंकवादियों को अनदेखा कर दें और कई मामलों में तो उनकी गाइडेंस भी करें। यह एक हाइब्रिड वॉरफेयर का शानदार लेकिन शैतानी प्लान था। आतंकी चीनी युद्धाभ्यास के शोर में हथियारों और विस्फोटकों से लैस होकर भारतीय इलाके में दाखिल हो जाएंगे। उनका लक्ष्य था दिल्ली पहुंचना और 26 जनवरी की परेड के दौरान इंडिया गेट के पास, जहां लाखों लोग जमा होते हैं,
एक बड़ा सिलसिलेवार आतंकी हमला करना। अगर यह साजिश सफल हो जाती तो न सिर्फ हजारों निर्दोष लोग मारे जाते, बल्कि पूरे देश में दहशत और अराजकता फैल जाती, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल होती और शायद सीमा पर असली युद्ध की स्थिति भी पैदा हो जाती। यह भारत को अंदर से तोड़ने की सबसे घिनौनी साजिश थी, लेकिन अब वक्त रिएक्ट करने का नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव होकर हमला करने का था। भारत की खुफिया एजेंसियों ने तुरंत ऑपरेशन ध्रुव तारा लॉन्च किया। इस ऑपरेशन का नाम इसलिए चुना गया क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा दिखाता है, सत्य और नैतिकता का प्रतीक। इस ऑपरेशन के 2 चरण थे। पहला, घुसपैठ कर चुके आतंकियों को पकड़ना और उनके नेटवर्क को नष्ट करना। दूसरा, और ज्यादा गोपनीय, चीन और पाकिस्तान को एक ऐसा संदेश देना जो वे कभी ना भूल सकें। ऑपरेशन का पहला चरण तेजी से शुरू हुआ। एनआईए और पुलिस की स्पेशल सेल्स को अलर्ट किया गया। उन बंगाली और नेपाली संदिग्धों पर छापे मारे गए जिनके खातों में पैसा आया था। जल्दी ही उनमें से एक ने दबाव में आकर सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि कम से कम 20 हाई प्रोफाइल आतंकी, जिनमें से कुछ 26/11 के हमलावरों के प्रशिक्षक भी थे, पहले ही भारत में प्रवेश कर चुके हैं। वे छोटे छोटे ग्रुप्स में बंटकर अलग अलग रास्तों से दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। उनके पास सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन गैजेट्स, जीपीएस ट्रैकर्स चीनी निर्मित और हथियार थे। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उनमें से कुछ के पास वैन बम बनाने के लिए जरूरी केमिकल्स भी थे, जिन्हें दिल्ली पहुंचकर असेंबल किया जाना था। अब घड़ी की सुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसी बीच भारतीय डिजिटल इंटेलिजेंस टीम ने एक चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल को क्रैक कर लिया। यह प्रोटोकॉल चीनी कंपनी हुआवेई द्वारा बनाया गया एक मिलिट्री ग्रेड सिस्टम था, लेकिन भारतीय डिजिटल इंटेलिजेंस टीम ने हैकर्स, जिन्हें कुछ हफ्ते पहले ही इस तरह के सिस्टम पर काम करने का प्रशिक्षण दिया गया था, ने उसे भेद दिया। अब भारतीय एजेंसियां आतंकियों के बीच हो रही हर बातचीत सुन रही थीं। उन्हें पता चला कि आतंकी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में जमा होने वाले थे, जहां से उन्हें दिल्ली भेजा जाना था। यह जगह थी कासगंज के पास एक परित्यक्त कारखाना। यहीं पर उनके लीडर, एक कुख्यात आईएसआई कर्नल, जो खुद एक पूर्व आतंकी था, उन्हें फाइनल ब्रीफिंग देने वाला था। 3 जनवरी की शाम 6 बजे भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस, पैरा एसएफ और मार्कोस कमांडोज को एक साथ ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। लेकिन इस ऑपरेशन में सिर्फ आतंकियों को पकड़ना नहीं था, योजना थी हनी ट्रैप की, यानी आतंकियों को यह एहसास न हो कि उनकी प्लानिंग लीक हो गई है। उन्हें कासगंज तक पहुंचने दिया जाए, वहां उन्हें घेरा जाए और सबसे जरूरी, उनके कम्युनिकेशन लाइन को जिंदा रखा जाए, ताकि उनके माध्यम से चीन और पाकिस्तान को गलत जानकारी भेजी जा सके और साथ ही उनके कमांड सेंटर से जुड़े सबूत हासिल किए जा सके। रात 10 बजे कासगंज के उस सुनसान कारखाने के चारों ओर भारतीय कमांडोज ने घात लगा दी। अंदर लगभग 15 आतंकी मौजूद थे। उनमें से 2 महिलाएं भी थीं, जो हथियारों की पोटली लेकर आई थीं। आईएसआई का कर्नल, जो एक नकली भारतीय पहचान पत्र के साथ यात्रा कर रहा था, उन्हें नक्शा दिखा रहा था और इंडिया गेट के आसपास की जगहों को टारगेट बता रहा था। उसने यह भी कहा, हमारे दोस्तों चीन ने पूरी तरह से ध्यान भटका दिया है। अब हमारा वक्त आ गया है। 26 जनवरी को हम इतिहास बदल देंगे। उसी पल भारतीय कमांडो ने एक्सचेंज फायर शुरू करने का इशारा दिया, लेकिन यह कोई सामान्य रेड था। यह एक साइलेंट ऑपरेशन था। स्नाइपर्स ने पहले बाहर तैनात गार्ड्स को निशाना बनाया, फिर टीयर गैस और स्टन ग्रेनेड के साथ कमांडोज अंदर घुस गए। आतंकियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। पूरा ऑपरेशन महज 17 मिनट में खत्म हो गया। सभी 15 आतंकी गिरफ्तार, कोई शहीद नहीं, कोई कमांडो घायल नहीं। सबसे बड़ी सफलता यह थी कि आतंकियों के साथ मिले सैटेलाइट फोन और लैपटॉप्स को बिना डैमेज के सुरक्षित कर लिया गया। 6 जनवरी 2026 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने एक संक्षिप्त गोपनीय प्रेस ब्रीफिंग दी, जिसमें केवल यह कहा गया कि देश की सुरक्षा एजेंसियों ने गणतंत्र दिवस से पहले एक बड़े आतंकी हमले को विफल कर दिया है। सभी आतंकी गिरफ्तार हैं और देश सुरक्षित है। किसी दूसरे देश का नाम नहीं लिया गया, कोई दावा प्रतिदावा नहीं हुआ। यह भारत की नई स्ट्रेटेजिक परिपक्वता थी। कार्रवाई जोरदार, लेकिन बयानबाजी संयमित। तो दोस्तों, ये थी 3 जनवरी से शुरू होकर अगले 72 घंटों में खत्म हुई वह ऐतिहासिक घटना, जिसने भारत को एक गंभीर खतरे से बचाया और दुनिया को यह दिखाया कि नया भारत क्या कर सकता है। इस ऑपरेशन से कुछ बड़े सबक मिलते हैं। खुफिया तंत्र की श्रेष्ठता, रॉ, आईबी, एनआईए और डिजिटल इंटेलिजेंस की तालमेल से चलने वाली टीम ने अद्भुत काम किया।
संयम और सूझबूझ पूरे वक्त मिलते हैं। खुफिया तंत्र की श्रेष्ठता, रॉ, आईबी, एनआईए और डिजिटल इंटेलिजेंस की तालमेल से चलने वाली टीम ने अद्भुत काम किया। संयम और सूझबूझ पूरे ऑपरेशन में गुप्तता बनाए रखी गई। सार्वजनिक ढंग से देशों को शर्मिंदा नहीं किया गया, लेकिन पर्दे के पीछे उन्हें मजबूती से संदेश दिया गया। सैन्य और खुफिया का तालमेल, सेना ने ध्यान भटकाया, खुफिया एजेंसियों ने जानकारी जुटाई और कमांडोज ने अंतिम वॉर किया। टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका, साइबर वॉरफेयर और डिजिटल इंटेलिजेंस आज के युद्ध के मैदान हैं।